तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और अब जो है एक वैसा ही थ्योरम पढ़ेंगे, इसको कहा जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। तो इस थ्योरम में क्या है कि जैसे अगर हमें सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको समझते हैं एक फिगर से। सपोज अपने पास ये कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है पॉइंट सी, ठीक। हमने एक एक्सिस लिया हुआ है ना, ये कोई एक्सिस है सपोज ए बी। हमें ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ना। Suppose we have to calculate moment of inertia of the rigid body about axis AB। ए बी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी एक्सिस के पैरेलल एक ऐसा एक्सिस सेलेक्ट करेंगे जो सेंटर ऑफ मास सी से पास करता हो, है ना। तो एक एक्सिस सेलेक्ट करते हैं जो कि बिल्कुल ए बी एक्सिस के पैरेलल होगा और साथ में सेंटर ऑफ मास से भी पास करेगा। सपोज ये हमने एक्सिस लिया, है ना। तो ये एक्सिस जो है, देन वी नीड टू फाइंड एन एक्सिस which is parallel to line or axis AB, and that axis should be passing through center of mass of the rigid body। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, तो ए बी एक्सिस के पैरेलल एक ऐसा एक्सिस सेलेक्ट करेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास सी से पास करता हो, ठीक। लेट ICM, इसमें ICM जो है, ICM is the moment of inertia of an axis passing through center of mass and parallel to axis AB। तो इस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता हो ICM, अच्छा,
दूसरी चीज क्या पता करना चाहिए हमें कि जो दोनों एक्सिस हमने पैरेलल एक्सिस लिए हैं इनके बीच में सेपरेशन कितना है ना। तो सपोज ये से जो सेपरेशन है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये है d ना, ये सेपरेशन है। सपोज ये सेपरेशन हो गया d, तो इस सेपरेशन को हम लोग लिख देते हैं d, है ना, where d is perpendicular distance between the two parallel axes है ना, shown in figure। तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें से जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर इसको हम लोग मान लें ICM और लाइन जो AB है, जो AB एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो IAB, है ना। तो लिख सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से IAB इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, वेयर M इज mass of rigid body। ठीक है, तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो AB एक्सिस के पैरेलल दूसरा एक्सिस लेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करता हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM पता हो, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन d पता हो और ऑब्जेक्ट का मास m पता हो, तो ICM, d और m इन तीनों के टर्म में हम लोग IAB जो है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट AB एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरम में हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि दिस थ्योरम is valid for all kind of bodies। all kind of bodies मतलब कि 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो या 1 डायमेंशनल हो, सबके लिए ये थ्योरम वैलिड है। ठीक, अच्छा, दूसरा चीज इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं उसमें से सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि उसी का इस थ्योरम में यहाँ पर आप देखेंगे तो यूज हो रहा है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ICM, इसका यूज होता है। तो वी नीड टू रिमेंबर moment of inertia of each rigid body about an axis passing through center of mass of
द बॉडी। ठीक, तो ये हमें याद रखना है कि जो भी बॉडी का, जैसे हम लोग स्फीयर का मोमेंट इनर्शिया याद करते हैं, रिंग का याद करते हैं, डिस्क का याद करते हैं, कोन का याद करते हैं, या स्क्वायर प्लेट का याद करते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट का जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रखें, और वो भी जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हो वो याद रहेगा। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और साथ में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अगर सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो, तो और किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके बाकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट और हम लोग नोट कर लेते हैं कि इफ वी रिमेंबर the moment of inertia of a body about an axis passing through center of mass, then we can find the moment of inertia about any other axis by using the parallel axis theorem, parallel axis and perpendicular axis theorems। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट या पता हो, तो बाकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने सीखा उस पर बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे। फाइंड moment of inertia of a ring about a tangent in the plane of ring। तो सबसे पहले हम लोग एक रिंग ड्रॉ करते हैं। ये हो गया सपोज अपना रिंग। तो ये रिंग है और इस रिंग के प्लेन में हम लोग एक एक्सिस सेलेक्ट करते हैं ना।
एक ऐसा एक्सिस जो इस रिंग के प्लेन में हो और साथ में टेंजेंट भी हो। तो सपोज ये हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना हो तो पैरेलल एक्सिस के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक ऐसा एक्सिस सिलेक्ट करेंगे जो इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास C से पास करता हो। तो सेंटर ऑफ मास से जो पास करने वाला एक्सिस है, सपोज ये जो है हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो इस हमें निकालना है इस लाइन AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हम लोग पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं कि रिंग का एक डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही यहाँ पर ICM होगा और उसका वैल्यू आता है mr²/2। यहाँ पर इस रिंग का रेडियस r है और इसका टोटल मास m है, ठीक। तो ICM जो है वो mr²/2 दिया हुआ है। साथ में जो दो पैरेलल एक्सिस है इनके बीच का सेपरेशन भी ये भी रेडियस के r के इक्वल ही होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr²/2 और जो हम लोग d लेते थे दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन वो यहाँ पर r के इक्वल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट दैट मीन्स अबाउट लाइन AB इज इक्वल टू ICM प्लस md²। तो ICM का वैल्यू जो है वो है mr²/2 प्लस मास इंटू इस क्वेश्चन में d का वैल्यू r के इक्वल है। तो ये आ गया 3/2 mr²। तो जो टेंजेंट हमें दिया गया था AB उस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 3/2 mr², है ना। इसी तरह से हम लोग एक ऐसा एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं जो रिंग पर टेंजेंट तो है लेकिन उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट a tangent which is perpendicular to plane of ring। तो इसको पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे। सपोज ये अपना रिंग हो गया, है ना, ये रिंग हो गया और इस पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये जो टेंजेंट है वो यहाँ पर इसके सरकमफेरेंस पर टच करेगा। तो सरकमफेरेंस पर कुछ इस तरह से टच करता हुआ ये जा रहा है, ठीक। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक एक्सिस सेलेक्ट करेंगे जो रिंग का सेंटर ऑफ मास से पास करता हो। तो इसको ऐसे समझते हैं कि एक ऐसा एक्सिस हमने लिया जो इसके सेंटर से पास करता हो और प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो, है ना। तो ये एक्सिस हो गया और ये जो है AB के पैरेलल भी है। तो इस केस में जो ICM है ये हमने पहले कैलकुलेट किया था
रिंग का एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था, वो आया था mr², है ना। तो इसमें जो C से पास करने वाला हमने लाइन लिया है, जो एक्सिस लिया है, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है और साथ में AB के पैरेलल भी है। तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट या सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का mr² होगा। और जो दो पैरेलल एक्सिस हमने सेलेक्ट किए हैं, इनके बीच का सेपरेशन इस रिंग के रेडियस के इक्वल भी होगा। तो यहाँ पर d का जो वैल्यू है वो r के इक्वल है। सो IAB इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। इसमें ICM का वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे mr² प्लस D का वैल्यू यहाँ भी r है, तो mr², दैट मीन्स 2mr²। तो ये जो एक्सिस हमने लिया AB, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2mr²। तो जिस तरह से हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके, वैसे ही डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट a tangent in the plane of disk। तो जो डिस्क है उसी के प्लेन में एक टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है। तो सपोज ये जो है हम लोग डिस्क ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया डिस्क और इसके प्लेन में ही एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसा है, ये टेंजेंट है और AB एक्सिस भी है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी के पैरेलल एक ऐसा एक्सिस सेलेक्ट करेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास C से पास करता हो, है ना। तो वो भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है। तो दोनों जो पैरेलल एक्सिस है, इनके बीच का सेपरेशन जो डिस्क है उसका रेडियस r के इक्वल होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस, या यूं कह लें कि डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, ये होगा mr²/4। ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक। अच्छा, इसमें जो D का वैल्यू होगा वो R है, D यानी कि दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो IAB जो होगा वो हो जाएगा ICM प्लस MD²। इस डिस्क का मास है M। तो ICM यहाँ से आया mr²/4 प्लस M, और D का वैल्यू तो R के इक्वल है, तो r² रख देंगे। तो ये कुल मिलाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 5/4 mr²। तो डिस्क पर एक ऐसा टेंजेंट जो उसके प्लेन में हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 5/4 mr²।
तो उसी तरह से एक और टेंजेंट ऐसा हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, है ना। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे। वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क about a tangent which is perpendicular to plane of disk, है ना। जो डिस्क का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ये टेंजेंट है। तो हम लोग पहले डिस्क ड्रॉ करते हैं। सपोज ये अपना डिस्क हो गया, है ना। तो ये हो गया डिस्क। तो डिस्क पर पहले एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, है ना। ये जो है तो सपोज ये और टेंजेंट है जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, अब एक ऐसा एक्सिस सेलेक्ट करेंगे जो इस एक्सिस AB के पैरेलल हो और साथ में डिस्क के सेंटर ऑफ मास से भी पास करता हो, है ना। तो इसको जो ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये हो गया और फिर यहाँ से ऐसे। तो ये जो डिस्क है इसका रेडियस r है, तो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो सेपरेशन होगा वो भी इसके रेडियस के इक्वल होगा। तो इसमें जो ICM होगा यानी डिस्क के एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम लोगों को पता है पहले से, ये mr²/2 होता है। तो और इसमें जो दोनों पैरेलल एक्सिस हैं उनके बीच का सेपरेशन है r। तो फाइनली बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम IAB is equal to ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM का वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे mr²/2 प्लस m इंटू यहाँ पर जो D का वैल्यू है वो r के इक्वल है, तो ये रखेंगे r²। तो फाइनली आ जाएगा 3/2 mr²। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस टेंजेंट के अबाउट जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ये होता है 3/2 mr², है ना। ठीक, तो एक और एग्जांपल करेंगे। We have to find the moment of inertia of a quarter disc about an axis passing through the center of original disc and perpendicular to plane of disc। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले
क्वार्टर डिस्क ड्रॉ करते हैं। तो सपोज ये जो है अपना क्वार्टर डिस्क हो गया। और ये हो गया कंप्लीट डिस्क। तो इसमें जो एक्सिस हमें बताया गया वो एक्सिस जो है इस डिस्क के सेंटर से पास करेगा। ये जो है इसका सेंटर है, जो ओरिजिनल डिस्क है उसका। तो यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, लेकिन पूरे डिस्क का कैलकुलेट नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ क्वार्टर डिस्क का कैलकुलेट करना है। ये हो गया और ये हो गया क्वार्टर डिस्क की बाउंड्री। तो ये अपना क्वार्टर डिस्क है, जिसमें ये एंगल कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो अगर इस क्वार्टर डिस्क का मास m हो, अगर क्वार्टर डिस्क का मास m होगा तो कंप्लीट डिस्क का मास कितना होना चाहिए, 4m होना चाहिए, है ना। हम लोग इस डिस्क को कंप्लीट कर देंगे। मास ऑफ कंप्लीट डिस्क is 4m if mass of quarter disc is m। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमें क्वार्टर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क will be equal to total mass 4 into radius square divided by 2। तो ये हमने डिराइव किया था कि किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट mr²/2 होता है। यहाँ पर डिस्क का मास 4m है, तो 4m इंटू r²/2 हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्वार्टर डिस्क, और ये जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कंप्लीट डिस्क का 1/4 हो जाएगा, 4m इंटू r²/2। ये तो कंप्लीट डिस्क का हो गया। हमें क्वार्टर डिस्क का निकालना है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा mr²/2। तो फाइनली इस क्वार्टर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr²/2, है ना। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, इनफैक्ट डिस्क को अगर n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि हमने क्वार्टर डिस्क ले लिया था, है ना। तो अगर ऐसा हो कि ये जो अपना डिस्क है ना, और इस डिस्क को हम लोग n आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर दें, कुछ इस तरह से, है ना। अब इसमें सपोज ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और इस एक पार्ट का मास जो है m है ना। तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको ड्रॉ करते हैं इसमें, ना।
ये हो गया अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस एक्सिस के अबाउट हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो डिस्क का, है ना, तो कह सकते हैं इफ डिस्क इज डिवाइडेड इन n identical parts as shown in figure, है ना, and each part has mass m, then we have to find moment of inertia of each part about axis of symmetry of डिस्क, है ना। तो इस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि अगर एक पार्ट का मास m है तो टोटल मास जो होगा इस डिस्क का, टोटल मास ऑफ डिस्क विल बी इक्वल टू n इंटू m, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क विल बी इक्वल टू टोटल मास इंटू r स्क्वायर बाई 2। अब हमें निकालना है एक पार्ट का, सो मोमेंट ऑफ inertia of each part will be equal to n m r square by 2 and divided by n। क्योंकि हमने इनको n पार्ट में डिवाइड किया है, हर पार्ट का इक्वल होगा, तो इसको n मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको n पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस रिजल्ट में हम देखेंगे, एक रिजल्ट हमने यहाँ देखा और एक रिजल्ट अपना यहाँ भी आया। तो हमने इस रिजल्ट में क्या देखा कि अगर डिस्क को कितना भी पार्ट में डिवाइड कर दें लेकिन सारे पार्ट्स अगर आइडेंटिकल हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला होता है जैसा कि डिस्क का फॉर्मूला होता है। डिस्क के लिए भी एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, इसके क्वार्टर पार्ट का भी एम आर स्क्वायर बाई 2 आया और इस nth पार्ट का भी एम आर स्क्वायर बाई 2 ही आया, ठीक है। तो इस कंक्लूजन को या इस रिजल्ट को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपना स्क्वायर प्लेट हो, उसको n आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स या 8 पार्ट्स, तो उसमें भी क्या करेंगे, टोटल स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है जिसे हमें याद रखना चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a quarter disc about an axis passing through center of mass of quarter disc
and perpendicular to plane of disk। तो इसके लिए भी पहले फिगर बनाते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले पूरा डिस्क बना देते हैं। तो ये अपना कंप्लीट डिस्क है। हमें क्या करना है कि इसका 1/4 दो पार्ट है, उसके अक्रॉस उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो क्वार्टर डिस्क बनेगा वो क्वार्टर डिस्क हम लोग ऐसे बना देते हैं, है ना। तो ये जो है ये अपना क्वार्टर डिस्क, हमें सिर्फ इसी पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अच्छा, इसमें जो एक्सिस है वो एक्सिस अपना जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। तो ये एक्सिस हो जाएगा ऐसे, ये एक्सिस हो गया। इस एक्सिस के अबाउट ये अपना क्वार्टर डिस्क जो है ये रोटेट करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है उससे पास करने वाला एक एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, है ना। अगर हमें ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस ए बी एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस सेलेक्ट करेंगे जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हो, है ना। तो ये है जो है ये वो एक्सिस है जो इस क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास से सी से पास करता है ना। तो इसके अबाउट मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करेंगे कि इनके जो दोनों एक्सिस है, दोनों एक्सिस के बीच में जो सेपरेशन है ये है सपोज डी। तो पहले हमें तो इस डी का वैल्यू पता करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग इस क्वार्टर डिस्क को एक बार फिर से बनाते हैं, है ना। ये जो अपना क्वार्टर डिस्क है वो देखने में कुछ ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा है कि अब इस क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका सेमी सर्कुलर पार्ट जो है उसको कंप्लीट कर देते हैं। सपोज ये जो है एक और क्वार्टर सर्किल है। तो हमें पता है कि सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है उसके सेंटर से 4r/3π डिस्टेंस पर, है ना। इसमें ये वाला जो डिस्टेंस है 4r/3π हो गया। यानी कि जो क्वार्टर डिस्क है उसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं इसी लाइन पर पड़ना चाहिए। तो ये लाइन हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन हो गया, ठीक, जो सेंटर से 4r/3π पर है। उसी तरह से हम लोग अगर इधर का सेमी सर्कुलर पार्ट कंप्लीट कर दें, है ना, तो ये जो है कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अच्छा, ये ऐसा दिखेगा। तो इसमें भी अब ये जो नया सेमी सर्कुलर डिस्क बन गया अपना राइट साइड में, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से 4r/3π पर होना चाहिए, 4r
बाई 3 पाई, है ना। ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से। तो इधर जो राइट साइड में सेंटर से राइट साइड में जो सेमी सर्कुलर डिस्क बना है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r/3 पाई पर हो गया। तो इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो क्वार्टर डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसी वर्टिकल लाइन पर कहीं होना चाहिए, है ना। तो क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो है वो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो दोनों ग्रीन लाइन है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर यहाँ पर होगा, है ना। और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस है 4r/3 पाई, इसमें हम ऐसे समझते हैं कि ये डिस्टेंस 4r/3 पाई है, ये भी 4r/3 पाई है। तो ये जो डायगोनल हो गया ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ 4r/3 पाई, ठीक है। ये है अपना पॉइंट O और ये है इसका सेंटर ऑफ मास C। तो डिस्टेंस OC जो हमने निकालेंगे ये हो जाएगा √2 टाइम्स 4r/3 पाई, ठीक है। तो जैसे इसमें पॉइंट O है वैसे ये इसका सेंटर ऑफ मास है C इस क्वार्टर डिस्क का, है ना। अच्छा, उसी तरह से यहाँ जो हमने फिगर बनाया है इसमें इसका जो सेंटर है ये है O और सेंटर ऑफ मास है C। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है D वो हमने यहाँ दिखाया है, ये D, ये D भी OC के इक्वल होना चाहिए ना। तो ये कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 4r/3 पाई, ठीक है। तो इस केस में जब हमें क्वार्टर डिस्क का इस क्वार्टर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो IAB जो होगा, IAB हमें पहले से पता है, ये होता है mr²/2 जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, वेयर m इज मास ऑफ क्वार्टर डिस्क, है ना। क्वार्टर डिस्क का मास m है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। D का वैल्यू इतना आ गया, ठीक। तो अगर हमें IAB निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि ICM में md² ऐड करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें IAB पहले से पता है ना। IAB जो है ये हमें पहले से पता है, ये वैल्यू mr²/2। अच्छा, ICM हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना है, प्लस m इंटू D का वैल्यू हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया है, ये है अपना D। तो इस D का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे √2 इंटू 4r/3 पाई का होल स्क्वायर। तो इसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हो जाएगा mr²/2 माइनस m इंटू √2 4r/3 पाई का होल स्क्वायर। तो ये उस क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। इसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसमें एक स्क्वायर प्लेट से 4 सेमी सर्कुलर प्लेट जोड़ कर दिए गए हैं, है ना। स्क्वायर प्लेट एंड 4
semicircular plates are joined to form an object of mass m as shown in figure. If moment of inertia of the object about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is 1.6 ma square, then find moment of inertia about a tangent parallel to one side of a square and lying in the plane of लैमिना। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये जो एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके पैरेलल, सपोज ये है एक्सिस ए बी, इसके पैरेलल एक ऐसा एक्सिस सेलेक्ट करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास सी से पास करता हो, है ना। तो ये हमने एक एक्सिस सेलेक्ट कर लिया, ये एक्सिस है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है। सपोज ये जो एक्सिस है अपना वो वाई एक्सिस है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर वो भी सेंटर ऑफ मास सी से पास करने वाला एक और एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये जो है, सपोज ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये अपना वाई एक्सिस। अच्छा, एक जेड एक्सिस जो है, वो जेड एक्सिस जो होगा यहाँ से आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना, बाय अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हम ये कह सकते हैं कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। आई जेड ये वाला एक्सिस हो गया जो इसके सेंटर से पास करता है और प्लेन के परपेंडिकुलर है।
और वो वाली जो वैल्यू है IZ वाली, वो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1.6 m²। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2IY इज इक्वल टू 1.6 m², है ना। ऐसा इसे लिख सकते हैं कि IX और IY ये दोनों इक्वल होंगे सिमेट्री से, है ना। तो इसमें देखेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट आएगा वही y एक्सिस के अबाउट आएगा, तो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि IY जो हो गया ये हो गया 0.8 m²। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमें IAB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसके पैरेलल हमने y एक्सिस लिया हुआ है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करता है। तो अगर ये इस C के अबाउट y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें स्क्वायर का जो साइड है वो दिया गया है हमें 2a। स्क्वायर का साइड लेंथ है 2a, है ना, ये दिया गया है। तो जो डिस्क होगा, डिस्क का जो रेडियस है ये रेडियस हो जाएगा a के इक्वल, है ना। तो स्क्वायर का साइड है वो डिस्क के लिए डायमीटर हो जाएगा, तो उसका रेडियस हो जाएगा साइड बाय 2 यानी कि a। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमें तो AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो IAB जो होगा, IAB इस AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट से निकालेंगे तो ICM प्लस MD² होता है ना। तो इसमें हम लोग जो ICM है इसको लिख सकते हैं IY इसलिए लिख सकते हैं, ये भी सेंटर मास से पास कर रहा है, मास M, और D का जो वैल्यू है फिगर में अगर समझें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a, और इसका रेडियस जो है सेमी सर्कुलर पार्ट का वो भी a है। तो टोटल जो D है वो 2a के इक्वल आएगा इसमें, है ना। तो इसमें रखते हैं D के जगह पर 2a का होल स्क्वायर। अच्छा, IY अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 0.8 ma² प्लस 4 ma², यानी ये फाइनली आ गया 4.8 ma²। ये हो गया जो गिवन एक्सिस है IAB उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट, है ना। तो ये फाइनल रिजल्ट है अपना। तो अगर ऐसा हो कि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट हो और उसके अंदर कैविटी हो, तो उसके रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए, अभी हम ये सीखेंगे ना। तो हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन it has some cavity। तो अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कैविटी होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग एक फिगर से समझ रहे हैं, इसमें एक हमने डिस्क बनाया है रेड कलर से, एक बड़ा सा डिस्क बनाया है, और उसके अंदर ये जो ग्रीन सर्किल बनाया है
सपोज एक कैविटी है ना, ये हो गया कैविटी। तो जो कंप्लीट डिस्क है उसका जो सेंटर है वो है O। तो हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट O के अबाउट पता करना हो, वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of remaining part about axis passing through point O and perpendicular to plane of ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO। हम कैलकुलेट करेंगे ICO फिर IHO, ICO और IHO। तो इसमें ICO क्या है? ICO इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट अबाउट O, and IHO is moment of inertia of whole. Whole means removed mass. About O। तो O का मतलब है कि O से पास करने वाला एक्सिस और इस ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ फिगर में देखें, अगर O के अबाउट निकालना हो तो हम पहले पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट निकालेंगे, फिर इस कैविटी का यानी कि होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी O के अबाउट निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे ना। इसमें जो है सपोज अपने पास एक डिस्क है जिसका रेडियस R दिया हुआ है ना। इस डिस्क का रेडियस है R और इसके अंदर एक कैविटी है। वो कैविटी कुछ इस तरह से है कि इस कैविटी का सरकमफेरेंस सेंटर को भी टच कर रहा है और सरकमफेरेंस जो है बड़े वाले डिस्क का उसको भी टच कर रहा है ना। तो ये हो गया कैविटी। तो इस कैविटी का जो रेडियस होगा ये हो जाएगा R/2 है ना। तो हमें रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस पॉइंट O के अबाउट। जो होल है इसका जो सेंटर है इसको हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट P है। ठीक, तो जैसा कि हमने ऊपर कॉन्सेप्ट सीखा उसमें हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, पहले हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट an axis
passing through center of original or complete disk and perpendicular to plane of disk। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ICO। ICO का मतलब हुआ कि जो कंप्लीट डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है, तो वो आएगा mc/2। ICO का मतलब कंप्लीट डिस्क का मोमेंट इनर्शिया O के अबाउट, यानी उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट। अच्छा, तो mc को लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया मास कंप्लीट डिस्क का, इंटू आर स्क्वायर बाई 2, यानी सिग्मा पाई आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक। अच्छा, अभी जो है हमें निकालना है IHO। IHO का मतलब यहां से देखें, ये डिफिनीशन हमने लिखा था, IHO जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल अबाउट O। ठीक, तो हमें इसमें ये जो होल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट निकालना हो, तो क्या करेंगे, इस होल का, होल जो है वो भी एक डिस्क जैसा होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है P से पास कर रहा है उसके अबाउट पता हो तो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके O के अबाउट निकाला जा सकता है ना। तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल अबाउट P। P क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास है ना। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता हो तो उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकाला जा सकता है, प्लस मास ऑफ होल इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। तो एक P से एक्सिस पास कर रहा होगा और एक O से पास कर रहा है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये आएगा r/2 है ना। तो यहाँ पर r/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो अब होल का P के अबाउट कैसे निकालेंगे, तो जो पॉइंट P से एक्सिस पास कर रहा है वो होल का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो उसके अबाउट तो हो जाएगा मास ऑफ होल इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ ध्यान रखना है कि होल का रेडियस जो है वो r/2 है, प्लस mh इंटू r/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया कुल मिला करके 3/2 mh इंटू r/2 का होल स्क्वायर। तो 3/2 मास ऑफ होल कैसे लिखेंगे, मास ऑफ होल होगा सिग्मा इंटू एरिया ऑफ होल। तो एरिया आएगा पाई और रेडियस r/2 का स्क्वायर है ना। अच्छा, तो ये तो हो गया 3/2 इंटू मास इंटू r/2 का होल स्क्वायर। तो ये आया 3/2 सिग्मा पाई r पावर 4 डिवाइडेड बाई 16, ये हो गया। तो फाइनली कहा जा सकता है 3/32 सिग्मा पाई r पावर 4। अब ICO और IHO का वैल्यू है ना, यहाँ हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था इस इक्वेशन में हमें IO निकालना था, तो क्या करते थे, ICO में से IHO माइनस करना है। तो हमें तो फाइनली यहाँ पर कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IO है ना। तो IO जो होगा ये हो जाएगा ICO माइनस IHO। तो ICO जो आया है यहाँ पर ये है सिग्मा पाई r पावर 4/2 माइनस, और IHO का वैल्यू आया है इतना
3/2 सिग्मा पाई r पावर 4। ठीक है, तो अब जो है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये 32 है, ध्यान रखना यहाँ पर 3/32 है, तो ये कुछ आ जाएगा 13/32 सिग्मा पाई r पावर 4। और अगर इसमें सिग्मा का वैल्यू रख दिया जाए, है ना, सिग्मा का वैल्यू कितना होगा 13/32, सिग्मा का वैल्यू आएगा मास डिवाइडेड बाई जो है वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग ये मान रहे हैं कि एम जो है, एम इज मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, है ना, मतलब विदाउट होल, बिना होल का जो डिस्क का मास होगा वो है एम। तो डेंसिटी हो जाएगा सरफेस डेंसिटी मास बाई पाई r स्क्वायर इंटू पाई r पावर 4। तो फाइनल जो आंसर आया अपना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इज इक्वल टू 13/32 mr स्क्वायर। यहाँ पर m जो है वो ओरिजिनल डिस्क यानी कंप्लीट डिस्क का मोमेंट मास है। ठीक, तो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे जिसे कहा जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। है ना, ये क्या बताता है कि जो एक्सिस है, एक्सिस के रेस्पेक्ट में मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर एक्सिस से मास ज़्यादा दूर होगा तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी बड़ा होगा, और एक्सिस के पास में अगर मास होगा तो रेडियस ऑफ जायरेशन कम होगा, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि इट मेजर्स the way mass of the rigid body is distributed around axis। तो जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। सो रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय मास और उसका स्क्वायर रूट। तो रेडियस ऑफ जायरेशन हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन में हमें उसके लिए एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन ये k का वैल्यू दे दिया जाता है, और k का वैल्यू दे दिया जाएगा तो हम उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं मास इंटू k स्क्वायर करके, है ना। तो ये हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन। अच्छा, इसका एक और तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस between axis
of rotation and a point where the total mass of the rotating body is assumed to be concentrated and that point is not center of mass। ठीक है, ये जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखा है, ये डेफिनेशन कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, ये हम अपने समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे एक सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये होता है 2/5 mr²। ठीक है, अगर मैं इसको mk² कर दूं, जहां पर k रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो k का वैल्यू कितना आएगा, k का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √2/5 × r। ठीक है, तो जैसा कि हमने डिफिनीशन में बताया है ना, कि ये जो रोटेटिंग बॉडी है, ये जो सॉलिड स्फीयर है, इसके बदले में हम एक पॉइंट मास रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे कहाँ पर, उसको रखना पड़ेगा एक्सिस से k डिस्टेंस पर, और k का जो वैल्यू है वो है √2/5 × r, जहां पर r इस स्फीयर का रेडियस है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि अगर इस सॉलिड स्फीयर के बदले में एक पॉइंट रखना है, इस सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना हो, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस से √2/5r डिस्टेंस पर उसका पूरा मास रखेंगे। तो हम देखेंगे कि अब इसका जो है, इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसा कि हम लोग निकालते हैं m × एक्सिस से पार्टिकल का डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, यानी कि √2/5 r का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/5 mr²। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है कि जो सॉलिड स्फीयर है, वैसे तो उसका सेंटर मास कहाँ पर है, एक्सिस पर है, यहाँ पर देखा जाए तो, लेकिन हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, उसका उस ऑब्जेक्ट का जो सॉलिड स्फीयर है उसका मास हमने कॉन्सेंट्रेट कहाँ माना, इसमें हमने माना √2/5r डिस्टेंस पर, एक्सिस पर, यहाँ एज्यूम किया हमने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी पॉइंट है जहां पर टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा रहा है, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं है, क्योंकि इस केस में देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है सॉलिड स्फीयर का, वो तो एक्सिस पर है, जबकि हमें अगर उसको एक पॉइंट से रिप्लेस करना हो तो एक्सिस से √2/5r डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा ना। तो वैसे रेडियस ऑफ जायरेशन का कुछ खास यूज नहीं है। जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका हमें मोमेंट इनर्शिया पता नहीं होता है, तो क्वेश्चन में उसके लिए एक हिंट दे दिया जाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन दे दिया जाता है, जिससे कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकें और आगे की कैलकुलेशन में यूज कर सकें इसको।